तारीख 24 नवंबर 1989। अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे पाकिस्तान के पेशावर शहर में सर्दियों की धूप खिली हुई थी। उसी दोपहर एक शख्स अपने 2 बेटों के साथ जुम्मे की नमाज अदा करने मस्जिद की तरफ जा रहा था। गलियों और सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल थी और गाड़ी मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही गाड़ी मस्जिद के पास पहुंची, वैसे ही प्लांटेड बॉम्ब की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी में बैठे शख्स और उसके दोनों बेटों की उसी समय मौत हो गई। लेकिन शायद ही उस दिन किसी ने यह सोचा होगा कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में आज जिस शख्स की मौत हुई है, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक 9/11 की वजह बनेगा। क्योंकि मरने वाला शख्स कोई और नहीं, दोस्तों, बल्कि अफगानिस्तान में जिहादी मूवमेंट का गॉडफादर कहे जाने वाला शेख यूसुफ अब्दुल्लाह अजम था, जिसकी मौत ही दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा के फॉर्मेशन की वजह बनी। वही अल-कायदा जिसने अमेरिका में 9/11 हमला कराने से लेकर पूरी दुनिया में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, जो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरे अरब वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी लाने का सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। और वही अल-कायदा जिसके 2 सबसे बड़े लीडर्स बिन लादेन और अल-जवाहिरी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी बने। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन अनसुने इवेंट्स को अनफोल्ड करेंगे जिन्होंने आगे चलकर अल-कायदा की नींव रखी, जिसके लिए हमें यह समझना होगा कि कैसे अमेरिका ने 80 के दौर में आतंकवाद को जन्म दिया, कैसे फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव से निकले शख्स ने दुनिया को जिहाद की आग में झोंक दिया, और कैसे ओसामा और अल-जवाहिरी ने उसी जिहाद के दम पर अल-कायदा को बनाया। इसके साथ ही आज अल-कायदा की करंट सिचुएशन जानने के साथ साथ इसका कश्मीर में फैले आतंकवाद से क्या रिलेशन है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स हाउ वाज अल-कायदा फॉर्म्ड। दोस्तों, अल-कायदा के बनने की कहानी 1978 से ही शुरू हो जाती है, और यह वो दौर था जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया भर में अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए बहुत से प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे थे, और इसी लड़ाई का एक बैटल ग्राउंड बना अफगानिस्तान। दरअसल 1978 में अफगानिस्तान में सोवियत सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार तख्ता पलटकर सत्ता में आती है, जिससे अफगानिस्तान में भी सोवियत जैसा एक सिस्टम बनने लगता है। इससे वहां की इस्लामिक पॉपुलेशन को काफी दिक्कतें होने लगती हैं, और नई सरकार की एंटी इस्लामिक पॉलिसीज की वजह से वहां के लोकल लोगों के मन में एक विद्रोह पैदा होने लगता है, और वही विद्रोह कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ फूटने लगता है, जिससे अफगानिस्तान में एक चेन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है और कम्युनिस्ट सरकार खतरे में आ जाती है। इसी खतरे को कम करने के लिए और विद्रोह को दबाने के लिए सोवियत यूनियन दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान पर हमला कर देता है, और सोवियत यूनियन के इसी हमले से कोल्ड वॉर के डिफाइनिंग इवेंट की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान पर सोवियत के हमले को अमेरिका एक मौके की तरह देखता है और उसे भुनाने के लिए इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। अमेरिका के आते ही नए चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसे आज हम इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिक जिहाद कहते हैं, और इसी जिहाद से अल-कायदा से लेकर दुनिया भर के कई बड़े आतंकी संगठनों के फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। और ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया, तो आइए अब उसे समझते हैं। दोस्तों, सोवियत के हमले को क्रिटिसाइज करते हुए अमेरिका जैसे ही वॉर का हिस्सा बना, उसने इस लड़ाई को सोवियत बनाम अफगानिस्तान से सोवियत बनाम इस्लाम की लड़ाई बना दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोकल लीडर्स को यह समझाना शुरू किया कि सोवियत का यह हमला कोई मामूली हमला नहीं है, बल्कि यह हमला उनकी पाक ज़मीन पर कब्जा करने के इरादे से किया जा रहा है। सोवियत अफगानिस्तान से होते हुए पूरे अरब वर्ल्ड में इस्लाम को मिटा देना चाहता है।
और इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों को अपने धर्म को बचाने के लिए इस सोवियत इन्वेजन के खिलाफ जंग लड़नी होगी, उन्हें जिहाद करना होगा। इसी वजह से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि मिडिल ईस्ट के लगभग सभी मुस्लिम देशों के लोग सोवियत के इस हमले का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और अमेरिका के साथ ही सऊदी अरब भी अफगानिस्तान की इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान भी अमेरिका से चंद पैसों के लालच में सोवियत के खिलाफ अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए अपने दरवाजे खोल देता है। और इसी तरह से अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान मिलकर इस्लामिक जिहाद की नींव रखते हैं। जिहाद यानी लोकल अफगानिस्तान के लड़कों को सोवियत के खिलाफ लड़ाने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA एक प्रॉपर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसका नाम होता है ऑपरेशन साइक्लोन, और यह मुजाहिदीन की फंडिंग्स का ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में CIA अफगानिस्तान में लड़ने के लिए मुजाहिदीन को फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें फंड के साथ ही साथ पॉलिटिकल सपोर्ट में अमेरिका दूसरे इस्लामिक देशों को मुजाहिदीन का सपोर्ट करने के लिए कह रहा था। अफगानिस्तान में वो इन अफगान लड़ाकों को गोला बारूद और ट्रेनिंग के साथ ही साथ इक्विप कर रहा था, लेकिन उसे यह आइडिया नहीं रहा होगा कि इसी ऑपरेशन से वह अलकायदा का बीज बो रहा है। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं था और इसीलिए वो डायरेक्टली लड़ाकों की मदद नहीं कर सकता था, न ही वो मुस्लिम लड़ाकों को जिहाद का पाठ पढ़ा सकता था। इसीलिए उसे कुछ इस्लामिक आइडियाज़ वाले ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत थी, जिनकी मदद से अमेरिका अपने आइडियाज को इस्लामिक इंटरप्रिटेशन के साथ पूरे मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों तक पहुंचा सके, ताकि लोगों को यह लगता रहे कि अमेरिका तो इस्लाम के साथ खड़ा है और लोग उन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोपेगेंडा का शिकार बनते हुए अफगानिस्तान में लड़ने चले जाएं। ऐसे ही एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने की कोशिश में ही अमेरिका ने एक और ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने का काम किया, और वह ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं बल्कि मकतब अल-खिदमत था। दोस्तों, यह वही मकतब अल-खिदमत है जो आगे चलकर अलकायदा जैसी खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसीलिए अब चलिए समझते हैं मकतब अल-खिदमत को डिटेल में। फॉर्मेशन ऑफ मकतब अल-खिदमत। दोस्तों, मकतब अल-खिदमत के बनने की कहानी जैसे ही शुरू होती है, वैसे ही कहानी में एंट्री होती है शेख यूसुफ अब्दुल्लाह अजम की। दोस्तों, जिहाद और आतंकवाद की दुनिया में अजम का नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आज दुनिया भर के आतंकी संगठनों और इस्लामिक जिहाद के पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो शेख अजम का ही है। इसीलिए उसे फादर ऑफ जिहाद के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आखिर यह अजम था कौन? दोस्तों, अजम कोई मामूली आतंकवादी नहीं था, बल्कि एक शार्प माइंडेड इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और स्कॉलर था, जिसका जन्म तो फिलिस्तीन में हुआ, लेकिन उसने अपनी इस्लामिक स्टडी सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में की थी। जिसके बाद उसने सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में 1979 तक बतौर प्रोफेसर भी काम किया था। और यह वही यूनिवर्सिटी है, दोस्तों, जहां ओसामा बिन लादेन ने 1976 से 1981 तक पढ़ाई की थी। और ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर पढ़ाई करने के दौरान ओसामा बिन लादेन अजम के कांटेक्ट में आया था और ओसामा अजम की इस्लामिक फिलॉसफी और उसकी राइटिंग स्किल से बहुत प्रभावित था। इसके बाद 1979 में सोवियत के हमले के बाद ही शेख अजम अफगान वॉर में शामिल होने के लिए सऊदी से पाकिस्तान चला आया और इस्लामिक लैंड पर सोवियत के इन्वेजन के खिलाफ अजम ने 1979 में ही एक फतवा जारी कर दिया। इसमें अफगानिस्तान और पैलेस्टाइन स्ट्रगल को जिहाद का नाम देते हुए उसने कहा कि दुनिया भर के काबिल मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि वे लोग इस्लामी देशों पर विदेशी कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़े। उसी दौरान अजम ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वह खुद भी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहता था और अफगानिस्तान वॉर में इस्लाम की लड़ाई को तेज करना चाहता था।
इसी के लिए वह पाकिस्तान के पेशावर गया और यहीं से अफगानिस्तान वॉर में इन्वॉल्व हो गया। उसने पेशावर में दुनिया भर से आने वाले मुस्लिम लड़ाकों के लिए ट्रेनिंग सेंटर और गेस्ट हाउस शुरू किया। इसी दौरान 1981 में अपनी पढ़ाई खत्म कर ओसामा बिन लादेन भी पेशावर में अफगानिस्तान वॉर में शामिल होने के लिए आ गया था। अजम ने उसे अपने साथ काम पर रखा क्योंकि अजम को यह पता था कि ओसामा बिन लादेन एक बड़े खानदान से आता था। ओसामा के पिता मिडिल ईस्ट के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने सऊदी बिन लादेन ग्रुप नाम की एक कंपनी की शुरुआत की थी, जो सऊदी में सबसे वेल्दिएस्ट नॉन रॉयल कंपनी थी। क्योंकि यह वही दौर था जब सऊदी अरब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से हो रहा था, इसीलिए ओसामा बिन लादेन की फैमिली के इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की वजह से सऊदी रॉयल फैमिली के साथ भी उनका क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। अजम ने ओसामा के पेशावर आने के बाद उसे दोबारा सऊदी भेजा, जहां ओसामा ने अपने परिवार, बिजनेस और सऊदी के रईसों के बीच अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए अजम के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो वापस पेशावर आ गया। ओसामा और उसके फंड के आ जाने के बाद अजम ने 1984 में एक नए ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जिसमें एक और बड़ा नाम शामिल था और वह नाम था ऐमन अल-जवाहिरी का। जवाहिरी पेशे से तो एक सर्जन था, लेकिन आगे चलकर वह अल-कायदा का चीफ बना, जिसके बारे में हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। इस तरह से इन तीन बड़े नामों के साथ कुछ और लोगों को जोड़ते हुए अजम ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर दी, जिसका नाम रखा गया मकतब अल-खिदमत। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था सोवियत के खिलाफ लड़ाई के लिए फंड अरेंज करना और फॉरेन मुजाहिदीन को रिक्रूट करना। मकतब अल-खिदमत में फंड रेजिंग और ट्रेनिंग के साथ ही साथ जिहाद नाम की मैगजीन भी निकलती थी, और इस मैगजीन पर अजम और ओसामा साथ में काम करते थे। ओसामा पेशावर से लेकर अफगानिस्तान के लोगों तक इस जिहाद मैगजीन को पहुंचाने का काम करता था, और इसके साथ ही मकतब अल-खिदमत का यह काम भी था कि वह वॉर में जख्मी हुए मुजाहिदीनों के रिलीफ कैंप में भी रिसोर्सेज को पहुंचाए। यह काम भी ओसामा ही करता था, इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों के बीच ओसामा के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी, क्योंकि वह अपने स्वभाव से भी लोगों की मदद करने और उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपना समझकर सॉल्व करने की कोशिश करता था। मकतब अल-खिदमत को जहां एक तरफ ओसामा की बेसिक फंडिंग से शुरू किया गया था, तो वहीं इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के तार अमेरिका से भी जुड़ गए। अरब वर्ल्ड के साथ ही साथ अमेरिका भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर इन्वेस्टर बन गया, और इसके साथ ही मकतब अल-खिदमत को सपोर्ट भी करने लग गया। अमेरिका के इस सपोर्ट को ग्राउंड पर पहुंचाने का काम पाकिस्तान की इसी और सऊदी की रॉयल इंटेलिजेंस भी कर रही थी। दोस्तों, यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि अजम खुद फंड रेज करने के लिए अमेरिका के दौरे पर चला गया था, जहां उसने यूनाइटेड स्टेट की 33 सिटीज को विजिट किया और हर शहर में मकतब अल-खिदमत की एक ब्रांच खोली, जिसे अमेरिका में अरब सर्विसेज ब्यूरो नाम दिया गया। इस तरह से अमेरिका ने खुले दिल से मकतब अल-खिदमत को मुजाहिदीन तैयार करने के लिए सपोर्ट किया। अमेरिका भले ही इसे न माने, लेकिन आपको बता दें कि 9/11 अटैक के बाद इस सर्विस ब्यूरो को फंड करने वाले हर अमेरिकन एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया, जो यह साफ साबित करता है कि अमेरिका ने अजम और लादेन की इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया था। लेकिन दोस्तों, अभी मकतब अल-खिदमत के तीसरे बड़े चेहरे की कहानी बाकी है, वही चेहरा जिसने आगे चलकर मकतब अल-खिदमत से ओसामा को अलग करवाया और अल-कायदा का दूसरा सबसे बड़ा पिलर बना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स को भी अमेरिका ने ही अफगानिस्तान भेजने में मदद की थी। दरअसल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के बहुत से मुस्लिम देशों जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, अल्जीरिया और जॉर्डन की गवर्नमेंट पर यह दबाव बनाया कि वे अपने यहाँ से जेलों में बंद मुस्लिम मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए रिहा कर दें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों, इसी रिलीज में इजिप्ट की जेल में बंद इजिप्ट इस्लामिक जिहाद के लोगों को भी रिहा कर दिया गया। और दोस्तों,
यह वही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऊपर 1981 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात पर हमला करने वाले इजिप्ट इस्लामिक जिहाद के एक पॉपुलर मेंबर को 1981 से 1984 तक जेल में रखा गया था। लेकिन 1984 में जब इजिप्ट ने अपने कैदियों को अफगानिस्तान जाने के लिए रिहा कर दिया, उसी दौरान वह पॉपुलर मेंबर भी रिहा हुआ जिसका नाम था अल-जवाहिरी। दोस्तों, अल-जवाहिरी मिस्र में पैदा हुआ एक इजिप्शियन सर्जन था जो पहले मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा और आगे की पढ़ाई करके वह डॉक्टर या सर्जन बन गया। लेकिन इसके बाद उसने मिस्र के इस्लामिक जिहाद ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और प्रेसिडेंट की हत्या करने की कोशिश में उसे जेल जाना पड़ा। 1984 में रिहा होने के एक साल बाद अल-जवाहिरी भी अपने साथियों के साथ पेशावर पहुंचा। ऐसा कहा जाता है कि वहीं पर पहली बार अल-जवाहिरी बिन लादेन से मिला और उसने भी मकतब अल-खिदमत को ज्वाइन कर लिया। वह अफगानिस्तान में लड़ने वाले अफगान और अरब फाइटर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता था। वहीं दूसरी तरफ ओसामा मकतब की मदद से बहुत से अफगानी लीडर्स के करीब आ चुका था। इसके साथ ही साथ वह लोकल अफगान लड़ाकों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ओसामा इस पूरी लड़ाई में मुजाहिदीनों के लिए रोल मॉडल बन गया था, क्योंकि वह सऊदी अरब में अपनी इतनी बड़ी संपत्ति और पिता के इतने अच्छे खासे बिजनेस को छोड़कर अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ाई के लिए आ गया था। ओसामा की इसी छवि की वजह से भी कई मुसलमान बड़ी संख्या में वॉर में शामिल होने लगे और इसीलिए 1985 तक ओसामा ने मकतब में काम करते हुए भी अपनी एक छोटी सी फौज तैयार कर ली थी। इसके कमांडर के तौर पर वह साउथ अफगानिस्तान में गोरिल्ला वॉर के लिए भी जा चुका था और वहां मिली एक जीत ने उसे और भी पॉपुलर बना दिया था। ओसामा के बारे में ऐसा कहा जाने लगा था कि जब वह वॉर में लड़ता है तो वह मौत की चिंता नहीं करता, वह सिर्फ जिहाद के लिए लड़ता है। उसने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सोवियत यूनियन के खिलाफ महज कुछ गोरिल्ला सिपाहियों की मदद से लड़ाई लड़ी और सोवियत आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ओसामा का मकतब अल-खिदमत से अलग होना। दोस्तों, इसी बीच जब ओसामा गोरिल्ला वॉर में बिजी था तो वहीं दूसरी तरफ मकतब अल-खिदमत में अजम और अल-जवाहिरी पेशावर में काम कर रहे थे। लेकिन अल-जवाहिरी को अजम के जिहाद को लेकर अब डाउट होने लगा था। दरअसल अजम ओसामा के डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होने से उतना खुश नहीं था। वह मकतब अल-खिदमत का इस्तेमाल वैसे नहीं करना चाहता था जैसे कि ओसामा कर रहा था। अजम, अफगान और अरब वर्ल्ड के लड़ाकों को एक साथ। ओसामा और अल-जवाहिरी का अजम से अलग होना। अजम मकतब अल-खिदमत को केवल एक लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला संगठन बनाए रखना चाहता था। वह इसे एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना चाहता था, यानी अजम एक डिफेंसिव गेम खेल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अल-जवाहिरी अधिक अटैकिंग जिहाद में विश्वास रखता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल-जवाहिरी ने ही ओसामा को अजम के खिलाफ भड़काया और इसी का नतीजा यह हुआ कि जिस प्रोफेसर अजम के विचारों से प्रभावित होकर ओसामा जिहाद में शामिल हुआ था, अब वह उससे बिल्कुल अलग सोचने लगा था, क्योंकि अब ओसामा मकतब अल-खिदमत का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन और गोरिल्ला वॉर में भी करना चाहता था। अल-कायदा की नींव। 1985 के बाद से ही ओसामा अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में सोचने लगा था और जब अल-जवाहिरी उसके साथ आ गया तो उसके इरादे और भी मजबूत हो गए। अगले 1-2 सालों तक ओसामा सोवियत के खिलाफ गोरिल्ला वॉर में शामिल रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि 1987 तक अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों पर मुजाहिदीनों ने कब्जा जमा लिया। दूसरी तरफ सोवियत की फौज को लगातार हार का सामना करना पड़ा और फिर 1988 में ओसामा ने खुद को मकतब अल-खिदमत और अजम से पूरी तरह अलग कर लिया। अलग होने के पीछे की वजह। इस अलगाव की सबसे बड़ी वजह थी जिहाद को लेकर ओसामा और अजम की अलग अलग सोच।
अजम चाहता था कि सोवियत के साथ वॉर खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की सरकार बने, जबकि ओसामा और अल जवाहिरी जिहाद को सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनका मकसद था ग्लोबल जिहाद की शुरुआत करना और उन सभी इस्लामिक देशों में शरिया कानून लागू करना जहां पहले कभी इस्लामिक शासन रहा हो। 11 अगस्त 1988 अल-कायदा का गठन। 11 अगस्त 1988 को अजम के स्पिरिचुअल आइडियाज और अल जवाहिरी के इस्लामिक जिहाद ग्रुप के प्रायर एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए एक नया जिहादी संगठन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया अल-कायदा, द बेस। ओसामा बिन लादेन, जो पहले ही अपनी पॉपुलैरिटी और गोरिल्ला वॉर में बहादुरी के कारण मशहूर था, उसे अल-कायदा का चीफ मान लिया गया। दूसरी तरफ अजम अब भी अफगान फाइटर्स का सपोर्ट करता रहा और अंततः फरवरी 1989 में सोवियत सेना के पीछे हटने के बाद अफगानिस्तान की आज़ादी की घोषणा हो गई। अब जब अफगानिस्तान को आज़ादी मिल चुकी थी, अजम रिलैक्स हो गया था और अमेरिका ने उससे ओसामा और अमेरिका दुश्मनी की शुरुआत। 24 नवंबर 1989 इस दिन शेख यूसुफ अब्दुल्ला अजम और उनके दोनों बेटे नमाज के लिए जाते वक्त एक बम ब्लास्ट में मारे गए। लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया कि मुजाहिदीन और जिहाद के फाउंडिंग फादर को किसने मारा। कुछ लोग मानते हैं कि ओसामा ने ही अजम को मरवा दिया, क्योंकि जब तक अजम जिंदा रहता वह ओसामा के जिहाद के तरीकों को बेअसर करने का काम करता। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अल-कायदा की शुरुआती मुश्किलें। 1988 में अल-कायदा का गठन जरूर हो गया था, लेकिन यह तुरंत एक्टिव नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था फंडिंग की कमी, क्योंकि अमेरिका के समर्थन के बिना अब फंडिंग के रास्ते बंद हो चुके थे। इसी वजह से मकतब अल-खिदमत से अलग होते ही ओसामा 1988 में सऊदी चला गया। सऊदी में ओसामा का स्वागत। सऊदी में ओसामा का एक हीरो की तरह स्वागत हुआ, क्योंकि उसने सोवियत यूनियन जैसे सुपर पावर को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। सऊदी में ओसामा अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के लिए फंड जुटा रहा था, लोगों को जिहाद के लिए ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करवा रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है, ओसामा और अमेरिका दुश्मन कैसे बने? अल-कायदा और अमेरिका की दुश्मनी की शुरुआत सऊदी से ही हुई। 2 अगस्त 1990 सद्दाम हुसैन की सेना ने कुवैत पर हमला कर दिया। इसके बाद सद्दाम की सेना इराक और सऊदी के बॉर्डर तक पहुंच गई। सऊदी ने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन ओसामा अमेरिकी मदद के सख्त खिलाफ था। ओसामा का नजरिया। उसका मानना था कि इस्लाम की पवित्र धरती सऊदी पर गैर मुस्लिम सैनिकों का कदम नहीं पड़ना चाहिए। सऊदी को बिना किसी वेस्टर्न सपोर्ट के खुद लड़ना चाहिए। ओसामा ने इस मामले में सऊदी के प्रिंस से मुलाकात की, लेकिन जब सऊदी प्रिंस ने ओसामा से पूछा, हम सद्दाम हुसैन के केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स से बिना अमेरिकी सपोर्ट के कैसे लड़ेंगे, ओसामा के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, हम अल्लाह में आस्था रखते हुए लड़ेंगे। इस बात पर उसकी काफी खिल्ली उड़ाई गई। यही वह मोमेंट था जब ओसामा और सऊदी के रिश्तों में खटास आ गई। ओसामा सऊदी की मोनार्की के खिलाफ खुल के बोलने लगा। इसके साथ ही साथ उसने अमेरिका को भी आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया और अमेरिका सऊदी अरब के अलायंस को लगातार क्रिटिसाइज भी करने लगा। इससे अमेरिका की इमेज मिडिल ईस्ट में भी खराब होने लगी थी, जिस वजह से उसने सऊदी पर यह प्रेशर बनाया कि वो ओसामा का कुछ करे। सऊदी पर अमेरिकन दबाव के कारण 1991 में ओसामा को सऊदी से एक्सपेल कर दिया गया, यानी अमेरिका ने ओसामा को उसी के घर से निकलवा दिया। इससे ओसामा की और बेइज्जती हुई, जिसके बाद वह सूडान चला गया। लेकिन सूडान में भी उसकी एक्टिविटी को अमेरिका मॉनिटर कर रहा था। इसीलिए जब अमेरिका ने सूडान पर प्रेशर बनाया
तो ओसामा को वहां से भी निकाल दिया गया, जिससे ओसामा की छवि के साथ ही साथ सूडान में उसके कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बर्बाद हो गए, जिसमें ओसामा को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। साथ ही सूडान में रहते हुए सऊदी के किंग फहद ने ओसामा की नागरिकता रद्द कर दी और अमेरिका की वजह से ही बिन लादेन फैमिली पर दबाव डालकर उसके ईयरली $7 मिलियन के स्टाइपेंड को भी बंद करवा दिया गया। इस तरह से जिस अमेरिका के लिए एक समय पर ओसामा ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसी अमेरिका ने उसे हर जगह से बेदखल करवाने के साथ ही साथ फाइनेंशियल तौर पर भी तोड़ दिया। और इसी वजह से अमेरिका ओसामा का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसीलिए उसने भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान किया और 26 फरवरी 1993 को ओसामा ने पहली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। हालांकि हमला उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इसमें 6 लोगों की जानें चली गईं। उसके बाद ओसामा ने कुछ और आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया और ये हमले अमेरिकन एम्बेसीज पर कराए जा रहे थे, जिस वजह से अमेरिका ने ओसामा को सूडान से भी निकलवा दिया, जहां उसने 2-3 सालों में अपना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस शुरू कर दिया था। इसीलिए 1996 में सूडान से निकलने के बाद 18 मई को जब ओसामा अफगानिस्तान पहुंचा, तब वह अलकायदा के चीफ की तरह वहां पहुंचा था। ओसामा को वापस अफगानिस्तान भेजकर अमेरिका को लग रहा था कि अब दुनिया उसे भुला देगी और वह खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अफगानिस्तान पहुंचते ही 23 अगस्त 1996 को उसने अमेरिका के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया, जिसमें उसने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम की 2 सबसे पवित्र जगहें मक्का और मदीना पर अब भी अमेरिकन सोल्जर्स तैनात थे। अमेरिका की ये हरकत इस्लामिक जिहादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस इराक के डर की वजह से सऊदी में अमेरिका ने अपना बेस बनाया था, वह डर खत्म हो चुका था, लेकिन अमेरिका अपनी सेना वापस नहीं बुला रहा था। और फिर यहीं से शुरू हुई ओसामा और अल जवाहिरी की अलकायदा की आतंक की कहानी। दोस्तों, क्योंकि यह वो दौर था जब तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल में ले लिया था, इसीलिए 1996 के बाद से अलकायदा अफगानिस्तान में खूब मजबूत हो गया और उसकी मजबूती का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका के ट्विन टावर्स पर देखने को मिला, जब 11 सितंबर 2001 को ओसामा की लीडरशिप में अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन क्रैश करवा दिया था। अलकायदा के इस हमले से पूरा अमेरिका सदमे में था और अमेरिका ने उस दिन अपनी ही गलती का सबसे बड़ा खामियाजा भुगता। दोस्तों, यह तो अलकायदा के फॉर्मेशन और उसके सबसे बड़े हमले की कहानी थी, लेकिन अलकायदा सिर्फ 9/11 तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने दुनिया भर में बहुत से आतंकी हमलों को अंजाम दिया। अलकायदा कनेक्शन विद इंडियन टेररिस्ट अटैक्स। दोस्तों, अब एक और शॉकिंग बात आपको बताएं तो वह यह है कि इंडिया में भी आतंकवाद मजबूत करने में अलकायदा का एक बड़ा रोल रहा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लश्कर-ए-तैयबा, जिसकी स्थापना 1985 से 86 में हाफिज सईद, जफर इकबाल, शहबाज और अब्दुल्ला अजम ने मिलकर की थी, जिसकी फंडिंग का बंदोबस्त किसी और ने नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन ने ही किया था। और दोस्तों, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा का अलकायदा से डायरेक्ट कनेक्शन था। और दोस्तों, यह वही लश्कर-ए-तैयबा है जिसने 2611 मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। इसके अलावा कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने भी 1992 में अलकायदा के लोगों से मुलाकात की थी, जिसमें अलकायदा ने कश्मीर में जिहाद के लिए फंड देने की बात कही थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 90 के दौर में अलकायदा के तार कश्मीर से भी जुड़े थे। लेकिन 2001 के हमलों के बाद अलकायदा के बुरे दौर की शुरुआत हो गई, क्योंकि जो अफगानिस्तान पहले तालिबान के कब्जे में था, उस पर अमेरिका ने कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। और तालिबान के साथ ही साथ अलकायदा के लिए भी अफगानिस्तान में मुश्किलें बढ़ गईं और उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल ऑफ अलकायदा। दोस्तों, अलकायदा वैसे तो अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमलों के साथ ही कमजोर पड़ने लगा था,
लेकिन उसकी बर्बादी की असली शुरुआत होती है 2011 से, क्योंकि इसी साल अमेरिका ने फाइनली अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकाला और पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक ऑपरेशन के जरिए ओसामा को मार डाला। दोस्तों, इस ऑपरेशन पर हम पहले ही एक डिटेल सिनेमैटिक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर टैप करके देख सकते हैं। ओसामा की डेथ के बाद अल-कायदा की कमान संभाली अल-जवाहिरी ने, और ऐसा कहा जाता है कि अल-जवाहिरी का चीफ बनना ही अल-कायदा के पतन का कारण बना। ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय था जब जिहादियों के बीच ओसामा बिन लादेन को लेकर एक अलग तरह का क्रेज हुआ करता था, पर यह पागलपन कभी भी अल-जवाहिरी के लिए नहीं दिखा। 2011 से 2022 तक 11 साल की अपनी लीडरशिप में अल-जवाहिरी कभी भी वायलेंट मेंटालिटी वाले जिहादियों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाया। और यहाँ तक कि अल-जवाहिरी ने जिस अल-कायदा को इराक में बड़ा किया था, वही अल-कायदा इराक यानी AQI आगे चलकर ISIS में तब्दील हो गया और उसने अल-कायदा से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो अल-कायदा ही वह कारण था जिसकी वजह से दुनिया ने ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को देखा। लेकिन अल-जवाहिरी की कमज़ोर लीडरशिप ही वह वजह थी जिसके कारण AQI के जिहादी खुद को अल-कायदा से अलग करने में लग गए थे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, अगर हमें यह समझना हो कि 9/11 के हमलों के बाद अल-कायदा का सबसे बड़ा प्रभाव दुनिया पर क्या रहा, तो इसका जवाब ISIS होगा। क्योंकि ISIS दरअसल अल-कायदा से ही बना, लेकिन आज ISIS की वजह से ही अल-कायदा पूरे मिडिल ईस्ट में इररिलेवेंट हो चुका है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी तो हो गई, लेकिन अल-कायदा के लिए मुश्किलें कम नहीं हुईं। और 2022 में अमेरिका के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अल-जवाहिरी को एक ड्रोन हमले में मार दिया गया, जिसके साथ ही अल-कायदा का पूरी तरह डाउनफॉल हो गया। और दोस्तों, आज हालात यह हैं कि एक समय इंटरनेशनल टेररिज्म की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में खौफ फैला रहा था, वो आज महज मिडिल ईस्ट के सिविल वॉर्स में उलझ कर रह गया है। अब आपकी राय। दोस्तों, आपको क्या लगता है? जैसे हाल ही में ISIS फिर से रिवाइव कर रहा है, क्या अल-कायदा में भी कुछ ऐसा ही रिवाइवल देखने को मिलेगा? या फिर कुछ सालों में यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा? अपने इंटरेस्टिंग ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।